नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भारत में म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कंपनी भारतीय म्यूचुअल फंड बाजार में कदम रखेगी। जियो ब्लैकरॉक ने किसको कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया है, क्या है कंपनी की प्लानिंग, जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे HSBC रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बचे हुए साल के लिए महंगाई दर कम होने से भारतीय परिवारों की रियल परचेजिंग पावर में सुधार होगा और कॉर्पोरेट्स के लिए इनपुट कॉस्ट कम होगी। क्या है पूरा मामला, आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और अंतिम में चर्चा करेंगे स्टॉक मार्केट क्रैश। देश में कोरोना का साया एक बार फिर मंडरा रहा है और लगातार इसके मामले में इजाफा हो रहा है। इसका डर शेयर बाजार पर भी देखने लगा है। आज सेंसेक्स में करीब 600 अंकों की गिरावट देखी गई। निफ्टी ने भी 25,000 के लेवल को तोड़ा। अब बाजार में गिरावट के और क्या क्या फैक्टर हैं, विस्तार से जानने की कोशिश करें। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैकरॉक भारत में म्यूचुअल फंड बिजनेस में उतरने की तैयारी में। जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भारत में म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी की मंजूरी मिल गई। यह कंपनी जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड यानी जिसको कि आप JFSL के नाम से जानते हैं और ब्लैकरॉक कंपनी का ज्वाइंट वेंचर है। उम्मीद की जा रही है कि अब जल्द ही कंपनी भारतीय म्यूचुअल फंड बाजार में कदम रखेगी। सर, अब म्यूचुअल फंड भी बेचेंगे क्या मुकेश अंबानी? नहीं, देखिए, इसकी तो बातचीत बहुत पहले से चल रही है। जब दोनों कंपनियों के बीच में, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैकरॉक के बीच में एक करार हुआ था, 1-1.5 साल पहले की बात है, और तभी इस चीज़ की रूपरेखा और इस चीज़ के कयास लगने शुरू हो गए थे कि अब भारत में एक बड़े लेवल पर म्यूचुअल फंड का बिजनेस जियो फाइनेंशियल के जरिए मुकेश अंबानी शुरू करने वाले हैं। ब्लैकरॉक के बारे में जैसा सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। लगभग AUM की अगर हम बात करें एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो वो $11.5 ट्रिलियन के आसपास का AUM को मैनेज करती है। तो दोनों कंपनियों का एक साथ आना और भारत के बाजार में उतरना दरअसल एक बड़े रेवोल्यूशन की तरफ इशारा करता है, क्योंकि उसके 2-4 बड़े फैक्टर हैं। देखिए, जैसा हमने जियो प्लेटफॉर्म्स को जब लॉन्च किया था 2016 के अराउंड में, और मोबाइल को जिस तरह से एक तरह से पूरा टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ा बदलाव रिलायंस लेके आई जियो के जरिए, वैसा ही अब एसेट मैनेजमेंट के सेक्टर में यानी म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में होने वाला है। उसकी वजह यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म, चाहे जियो हो या रिलायंस रिटेल हो, इनके जरिए देश के दूर दराज के हिस्सों तक पहुंच है। एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है रिलायंस के पास। अब रिलायंस जब ब्लैकरॉक के साथ मिलकर म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट उतारेगी, तब आप समझिए कि उसके पास गांव देहात तक पहुंचने का सीधा रास्ता होगा। चाहे रिलायंस रिटेल के स्टोर हों, चाहे जियो की जो सिम बेचने वाले आउटलेट्स हों वहां से, या ग्रॉसरी के जो स्टोर हैं, रिलायंस के डिजिटल के जो स्टोर हैं, इन तमाम जरियों से रिलायंस सीधे तौर पर एक आम कस्टमर के पास तक पहुंचने की हैसियत रखती है जी। उसके पास ये मौका होगा कि वो अपने इन पूरा जो एसेट्स हैं इनका फ़ायदा उठाए। जो बड़े लेवल पर करोड़ों ग्राहकों का डेटाबेस रिलायंस के पास है, उसका इस्तेमाल कर सकती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि दोनों कंपनियां डिजिटल फर्स्ट के तौर पर इस सर्विस को लेके आना चाहती हैं, यानी कि पूरा का पूरा डिजिटली आपको जो म्यूचुअल फंड खरीद बेच की जो पूरी वो है, वो आप उसके जरिए कर सकते हैं। तो एक बड़ा फ़ायदा रिलायंस को अपने जो पूरा देश में जो फुटप्रिंट है रिलायंस के लंबे चौड़ा, उसका फ़ायदा रिलायंस को इसके ज़रिए मिलने वाला है। और आप समझिए कि बहुत जल्द रिलायंस इस मामले में एक बड़ा
अचीवमेंट भी इसमें हासिल कर सकती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। सर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात हो रही तो कहा जा रहा है कि 68 लाख करोड़ का AUM है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। अब भारत में अगर बात की जाए सर तो 44 जो है मेन तरह से जो कंपनियां हैं, मेन कंपनियां हैं वो नाम लिया जाए तो HDFC म्यूचुअल फंड, SBI, ICICI प्रूडेंशियल, निपॉन इंडिया, उनके बीच में मुकेश अंबानी का उतरना, तो मुझे लगता है कि क्या कंपटीशन तो बहुत तगड़ा होने वाला है सर? नहीं, बिल्कुल कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। और आपको ये बता दूं कि बहुत आम आदमी तक के लिए प्रोडक्ट्स लाए जा सकते हैं, जैसे कि हाल में ही 250 रुपये की SIP को मंजूरी दी गई कि 250 रुपये की आप SIP शुरू कर सकते हैं। उसके कॉस्ट को सब्सिडाइज करने की बात की गई कि जो एक फंड है उसके ज़रिए आप उसकी कॉस्ट को सब्सिडाइज कर सकती हैं कंपनियाँ। तो रिलायंस के पास ये मौका होगा। ब्लैक रॉक की एक्सपर्टीज़ रिलायंस के काम आएगी। ब्लैक रॉक को एसेट मैनेजमेंट का एक्सपर्टाइज है पूरी दुनिया भर में। सिड जो वो हैं उनको CEO बनाया गया है, आपका सिड स्वामीनाथन को इसका MD और CEO बनाया गया है। उनके पास दुनिया भर में एसेट मैनेजमेंट करने का और अलग अलग क्लास जो एसेट क्लास हैं उसमें मैनेज करने का, उनको इन्वेस्टमेंट करने के का एक्सपीरियंस लंबा चौड़ा है। 1.25 ट्रिलियन मैनेज भी बिल्कुल मैनेज कर चुके हैं। तो इसका फ़ायदा रिलायंस को मिलेगा और जो उसकी पहुंच है दूर दराज के इलाकों तक, वहाँ पे आम आदमी को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जोड़ने में या म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट खरीदने के लिए रिलायंस प्रेरित कर सकती है। और ये आप ये समझिए कि अभी एक बहुत छोटा तबका ऐसा है जो अभी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है। भले एसेट अंडर मैनेजमेंट 68 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है, लेकिन अभी भी तबका बहुत छोटा है जी। और इस तबके के बड़े होने के पूरी की पूरी संभावनाएं हैं। जिस तरह से हमने टेलीकॉम में देखा कि हर घर में, हर हाथ में एक स्मार्टफोन पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी तरह से हर वर्किंग व्यक्ति जो है, कामकाजी हर पुरुष और महिला, उसके पास एक म्यूचुअल फंड का SIP या एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आने वाले वक्त में हो सकता है। और यही बहुत बड़ा एक जो बिजनेस है उसकी तरफ रिलायंस की, मुकेश अंबानी की नज़र है। जी, ईशा अंबानी ने भी कहा है सर कि ब्लैक रॉक के पास ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज है तो जियो के पास डिजिटल फर्स्ट इनोवेशन है। ब्लैक रॉक के साथ हमारी ये साझेदारी एक सशक्त जो साझेदारी होगी। हम हर भारतीय के लिए निवेश को सरल, सुलभ और समावेशी बनाने के लिए कमिटेड हैं। बिल्कुल, देखिए अब इसमें जो समावेशी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफ कीजिए। बिल्कुल, समावेशी की बात का मतलब है सीधा इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब है हर शख्स को, हर व्यक्ति को आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ जोड़ना चाहते हैं जी। जिस तरह से जनधन के जरिए सरकार ने कोशिश की कि हर अनबैंक्ड व्यक्ति को, हर जो ऐसा बंदा जिसके बैंक के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, उसको बैंकिंग प्रक्रिया के साथ जोड़ा जाए। उसी तरह से ऐसे हर व्यक्ति का जिसका म्यूचुअल फंड में अकाउंट नहीं है या इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसको म्यूचुअल फंड के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, इसकी कोशिश होगी। और ये बहुत बड़ा बाजार है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जिस तरह से अपने ऑयल टू केमिकल बिजनेस से बाहर रिटेल में फिर आई, रिटेल हो गया, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म हो गए, इस तरह के बिजनेसेस में खुद को डाइवर्सिफाई कर रही है फ्यूचर को देखते हुए, उसमें भी एक ये बड़ी कड़ी साबित हो सकता है कि आप फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड कराएं। कल को आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं और तमाम दूसरे ब्रोकरेज के बिजनेस में भी आ सकते हैं। जिस बिजनेस में ग्रो, जेरोधा जैसे कंपनियां हैं, कल को रिलायंस इस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक मिलकर ब्रोकरेज का भी बिजनेस खोल सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा इश्यू है। सेबी से म्यूचुअल फंड के लिए परमिशन मिल गई, सेबी से ब्रोकरेज हाउस के लिए भी परमिशन कल को मिल सकती है जी। क्योंकि ज़्यादातर अब जो ब्रोकरेज हाउस हैं वो अपना म्यूचुअल फंड भी चला रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैदान है। जाहिर तौर पर कंपटीशन होगा, लेकिन इसके कंपटीशन के बावजूद इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। और लोगों को देखिए, आज के टाइम में जिन लोगों के पास भी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो हैं या जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कंपनी के या एक ही स्कीम में कर रहे हैं जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कई मल्टीपल स्कीम्स में हैं। एक मान लीजिए SBI में, एक मान लीजिए SBI की किसी स्कीम में, तो दूसरा पराग पारिक की स्कीम में है, कोई क्वांट की स्कीम में है, तो कोई फिर मान लीजिए केनरा रुबैको में या निपॉन या ऐसी ही एडलवाइज में। ये भी तो है प्रवीण सर कि कोई लार्ज कैप में पैसा लगा रहा है, कोई स्मॉल कैप में पैसा लगा रहा है, कोई ETF में पैसा लगा रहा है, ऐसी भी तो बात है। नहीं वो, लेकिन हर कंपनी के, हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अपना पूरा एक वैरायटी या पूरा एक बुके ऑफ प्रोडक्ट हैं, स्कीम्स हैं। अब उसमें PSU फंड हैं, डिफेंस फंड हैं,
लार्ज कैप है, मिड कैप, स्मॉल कैप और लंबा चौड़ा लिस्ट है, डेट फंड है, हाइब्रिड फंड है। लेकिन कंपनियों के आधार पे भी जो अलग अलग कंपनियों का, अब मान लीजिए किसी कंपनी का आपको सपोज स्मॉल कैप फंड अच्छा लगता है क्योंकि उसका रिटर्न अच्छे आए हैं, किसी कंपनी का आपको आप मान लीजिए फ्लैक्सी कैप आपको अच्छा लगता है, तो आप फ्लैक्सी कैप के लिए मान लीजिए एक कंपनी के पास गए, जबकि स्मॉल कैप के लिए दूसरी कंपनी के पास गए। तो कहने का मतलब यह है कि ये जितना बड़ा मार्केट है जिसमें मल्टीपल कंपनियां एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन असली खेल जो है वो इस बात का है कि आखिर आप आम लोगों तक पहुंचेंगे कैसे, आप मेट्रो सिटीज के बाहर जाएंगे कैसे, आप टियर 2 टियर 3 शहरों में गांव देहात के लोगों तक आप पहुंचेंगे कैसे जी। वहां पे रिलायंस को एक बड़ी एज है इस मामले में कि उसका नेटवर्क पूरे देश में रिटेल के जरिए, जियो के जरिए, जियो आपका सिम यानी टेलीकॉम के वाला जो बिजनेस है उसके जरिए, और अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के जो अपने आउटलेट्स होंगे उनके जरिए रिलायंस तेजी से खुद को एक्सपेंड कर सकती है जी। दोनों कंपनियों का जॉइंट वेंचर जो है 50-50% का, उसके जरिए कम से कम आप ये मान के चलिए कि अगले 5-7 साल में भारत की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें एक बड़ा बदलाव, हम बड़ा उछाल आते हुए देख सकते हैं। और ये जो 68 लाख करोड़ का जो AUM है ये आप समझिए कि अगले 2-3 साल में ही 100 लाख करोड़ पे पहुंच सकता है। जी जी जी। प्रवीण सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जिस तरह से आपने इस कहानी को टेलीकॉम से जोड़कर समझाया कि वहाँ उनको एम्पल अपॉर्चुनिटी दिखी, उसके बाद उन्होंने जियो को लॉन्च किया, पहले उन्होंने 6 महीने तक आसपास फ्री में सर्विसेज दी, उसके बाद लोगों को आदी बना दिया। यहाँ जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंट्री की बात हो रही है, तो क्या इसके पीछे एक कारण ये भी तो नहीं हो सकता है सर कि जिस तरह से अभी हमारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ी है, या म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने के प्रति जो हमारा जो नॉलेज बढ़ा है, या लग रहा है कि लोगों को ज़्यादा पैसा बनता हुआ दिख रहा है, ये भी तो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है सर, तभी ये इन्होंने मार्केट में बिल्कुल ये बहुत अपॉर्चुन टाइम है, ये बहुत सही वक्त एक तरह से कहिए कि आप 2020 से 2024 तक या 24 तक कम से कम अगर मान लें सितंबर अक्टूबर तक, तब तक आपने मार्केट में वन साइडेड रैली देखी है। और इस रैली ने जहां पे कि किसी भी शख्स ने किसी भी स्टॉक में पैसा लगा दिया है या किसी भी MF स्कीम में पैसा लगा दिया, तो उसने मल्टी बैगर रिटर्न मिलते हुए देखे हैं। हर किसी ने पैसा कमाया है इस तेजी के दौर में 4 साल के कम से कम। वहां पे उसने अवेयरनेस भी पैदा की है, जाहिर तौर पर केवल स्टॉक मार्केट्स के लिए नहीं, बल्कि जितने लोग शेयर बाजार में आए उतने ही लोग बड़े पैमाने पर म्यूचुअल फंड्स में भी आए हैं। महीने दर महीने के आंकड़े भी बता रहे हैं सर, 20 लाख करोड़ के आसपास जो है 20,000 करोड़ के आसपास की जो खरीदारी हर महीने देखने को मिलती है SIPs में, वो भी तो बता रही है ना। 25-26 हज़ार करोड़, 25-26 जी सर, 25 हज़ार करोड़ रुपए। और अभी जब अप्रैल का डेटा आया तो वो 26 हज़ार करोड़ रुपए था। रिकॉर्ड SIP का इनफ्लो है जी। तो SIP का इनफ्लो अभी जो 26 हज़ार करोड़ रुपए, ये मान के चलिए कि इसमें मल्टीपल ग्रोथ अभी आपको होती हुई दिखाई देगी, जब देश का एक बड़ा तबका 25-30% भी अगर भारत की आबादी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देगी, तो ये डेटा कहीं बड़े हमको नजर आएंगे। अगला प्रश्न मेरा आपसे है प्रवीण सर कि जिस तरह से आपने कहा कि मेट्रो सिटीज़ में तो SIP का जो चलन है देखने को मिलता है, सभी लोग अवेयर भी हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं, अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, लेकिन जो रूरल इंडिया की बात की जाती है वहाँ इनको कन्विंस करने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब ऐसे वक्त में, जब हम लोग पिछले 1 साल से जो चर्चा कर रहे हैं सर, मार्केट गिरा और म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न हैं वो नेगेटिव में आते हुए दिखे, उसके बाद लोगों में हड़कंप भी मचा, लोग कहे कि क्या फ़ायदा हुआ SIP का, 1 साल का रिटर्न ही आप देखिए नेगेटिव है। ऐसे समय में रूरल इंडिया के लोगों को समझाना कि FD में ना पैसा रखिए, बैंक में पैसा न रखिए, SIP कराइए, तो ये एक चुनौती हो सकती है। देखिए, एक मोटे तौर पर लोगों में एक जागरूकता का वो दिखाई दे रहा है पिछले आप समझ लीजिए 10-12 साल से। उसमें म्यूचुअल फंड्स हों, स्टॉक्स हों, शेयर बाजार हो, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको लेकर लोगों की जागरूकता या अवेयरनेस बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और ऐसा नहीं है कि गांव देहात में लोगों को पता नहीं है इस बात की जानकारी, चाहे खबरें हों, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हो, चाहे आपका दूसरे जरिए हो, बैंक्स हों, उनके जरिए अब लोगों को इस बात की जानकारी है कि बाजार क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। मोटी जानकारी, बेसिक जानकारी लोगों के पास है। एक हिचक है केवल इस बात की कि यार इसमें पैसा लगाया जाए या ना लगाया जाए, कितना रिस्की है, कितना फ़ायदेमंद है जी। इस जो एक बैरियर है इसको तोड़ने की सिर्फ ज़रूरत है वहाँ पे जब आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, या आप मान लीजिए जियो की सिम लेने जाते हैं
या मोबाइल खरीदने जाते हैं जियो के जहाँ पे सिम मिल रही, वहाँ आपको अगर जियो का रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको बता रहा है कि आप सिम खरीद रहे हैं, आप इसके साथ आप एक म्यूचुअल फंड भी शुरू कर सकते हैं, 250 रुपये की SIP शुरू कर दीजिए। तो गांव देहात में हमने सहारा, पीयरलेस और ऐसी बहुत सारी कंपनियों को बेर इनके जरिए पैसा लगाते हुए हमने देखा ना लोगों को। गांव देहात में 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये की जो मंथली स्कीम के जरिए लोगों ने पैसे लगाए, वो पैसा जब वहाँ लोगों ने लगाए हैं जो कि रिस्की एसेट थे, जो कि जो आपके पॉन्जी स्कीम्स रही बहुत सारी, उसमें से सारी नहीं थी, वहाँ पे जब लोगों ने पैसा लगाया तो आप जाहिर तौर पर मान के चलिए कि म्यूचुअल फंड जैसे अपेक्षाकृत सुरक्षित ठिकानों पर तो लोग पैसा लगाने में, मुझे लगता है कि ज़्यादा, और अब जिस हिसाब से लोगों की पढ़ाई लिखाई हो रही है उसमें ये चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिटेल महंगाई की और HSBC की रिपोर्ट की। भारत में रिटेल महंगाई अप्रैल में घटकर 3.16% पर आ गई। इससे पहले मार्च महीने में रिटेल महंगाई जो थी 3.34% रही थी। लगातार महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलती हुई दिखाई दे रही। इसी बीच HSBC ने एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि आने वाले दिनों में भी महंगाई दर 3% से नीचे रह सकती और महंगाई दर कम होने से भारतीय परिवारों की रियल परचेजिंग पावर में सुधार होगा और कॉरपोरेट्स के लिए इनपुट लागत कम होगी। सर, कैसे देखा जाए इस रिपोर्ट को? नहीं, देखिए, बहुत बड़ी बात उसमें एक तो ये है कि अगले 6 महीने जो इन्फ्लेशन है वो 2.5% के आसपास रहने की बात कही गई है। अभी भी 3.25% से थोड़ा कम है, 3.16% है, तो वो भी 3% के ऊपर का। अगर 2.5% के लेवल पर अगले 6 महीने महंगाई दर रहती है तो, और जो HSBC की रिपोर्ट में भी जिस बात का जिक्र किया गया है, वो भारतीयों के हाथ को खोलेगी जी। हाथ को खोलेगी का मतलब ये है कि उनकी जेब में ज़्यादा पैसा होगा। जेब में ज़्यादा पैसा होगा तो जो खपत है, जो खर्च है, उसमें बढ़ोतरी होगी। और वही वो रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जो परचेजिंग पावर जो है वो भारतीयों की, हाउस होल्ड्स की, वो बढ़ती हुई नजर आएगी। महंगाई में जो राहत है वो पूरे देश के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर दिखाई दे सकती है। प्रवीण सर, आपसे चर्चा भी हो रही थी, अभी आप बता रहे थे कि विशाल अभी जो सब्जियों की जो कीमत है वो बहुत कम है, वो वाली बात अगर आप दोहरा दें। नहीं, बिल्कुल, अगर आप मौजूदा वक्त में जो भी लोग, और बहुत बेसिक मतलब सामान्य आदमी के लिहाज से अगर हम बात करें, आप बहुत थ्योरेटिकल न जाएं और बिल्कुल एक लेमैन की लैंग्वेज से अगर समझें, तो अगर आप अभी मार्केट जाते हैं, और मैं मान लीजिए अभी हाल में ही गया, तो मार्केट से अगर आप सब्जियां खरीदते हैं तो जो कीमतें हैं वो वाकई, और मुझे खुद इस बात का आश्चर्य हुआ कि चूंकि सीजनैलिटी के अगर आप हिसाब से देखेंगे तो मई, जून और जुलाई ये कम से कम 2-3 महीने ऐसे होते हैं जबकि महंगाई अपने पीक पे पहुंचती है, क्योंकि सब्जियों में गर्मी की वजह से सब्जियों का प्रोडक्शन कम होता है और इस वजह से महंगाई बढ़ती है। लेकिन अभी अगर आप बाजार जाएंगे और आप ज़्यादातर सब्जियां देखेंगे, चाहे ग्रीन वेजिटेबल्स देखें, उनके प्राइसेस ऐसे हैं जो कि अफोर्डेबल हैं, सस्ते दाम पे है। और ये जो कीमतें हैं न सिर्फ आम आदमी को बड़ी राहत दे रही, मैंने बहुत लंबे टाइम बाद देखा कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करे बगैर अच्छी खासे क्वांटिटी में मैं सब्जी लेके आने में सफल रहा। ऐसा अमूमन दिखाई नहीं दिया। हमने पिछले 1-1.5 साल में देखा कि आप 500 रुपये लेके जाइए, सब्जी जो है वो बहुत कम उसमें सब्जियां, और वो उसमें कम आती थी। लेकिन इस बार ये फ़र्क आम आदमी को दिखाई दे रहा है, जो सब्जियों की कीमतों में कमी नज़र आ रही है गर्मियों के सीजन में खास तौर पर। तो ये पूरा फैक्टर अगर आप इसको देखेंगे, समराइज करेंगे। जी नहीं सर, आप समराइज कीजिएगा, उसके पहले मैं बता दूं कि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि ग्रेनरीज में अच्छी खासी जो फूड ग्रेन्स है उनकी जो मात्रा है वो पर्याप्त है। फिर इसके बाद इस रिपोर्ट में कहा गया कि मॉनसून जो है थोड़ा पहले जो आया है वो भी एक बड़ा अच्छा फैक्टर है। अभी एक रिपोर्ट भी है, मैंने आपको भेजी भी है, 106% के आसपास का अनुमान भी जताया जा रहा है। ये सब भी फैक्टर्स उसमें ऐड किया गया है। तो सर, इन फैक्टर्स को भी अगर आप आसान भाषा में डिकोड कर पाएं। नहीं, बिल्कुल, देखिए, मुंबई में मॉनसून समझ लीजिए 18 साल में शायद पहली बार सबसे जल्दी मॉनसून ने दस्तक दी है। केरल में 4-5 दिन पहले मॉनसून का ऑनसेट दिखाई दिया। तो मॉनसून की आवक एक बड़ा पॉजिटिव संकेत है, लेकिन उसके साथ पिछले साल की जो फसल हुई है वो रबी की हो चाहे खरीफ की हो, दोनों फसलों से रिकॉर्ड आउटपुट हासिल हुआ है देश को। और उसकी वजह से जो खाद्यान्नों के भंडार हैं वो सरकार के पास एक बढ़िया बफर स्टॉक मौजूद है।
तो इसका फायदा पूरा ओवरऑल जो महंगाई है उसको कम करने में मिलेगा। इस बार की भी जो फसल है, जो अब खरीफ की फसल की बुआई होगी, क्योंकि मानसून जल्दी आ रहा है, पूरे देश में मानसून का स्प्रेड जल्दी होगा, ऐसे में बुआई जल्दी होगी और फसल का आपके हार्वेस्टिंग या कटाई जो है वो भी जल्दी होगी। और उसके बाद जब आप रबी की फसलों की तरफ बढ़ेंगे तब भी वहां बुआई के लिए जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर आपको मौजूद मिलेगा। ये जो आपको 2 साइकिल अगर फसलों के अच्छे मिल जाती हैं, पिछला रबी और खरीफ का, और इस साल फिर खरीफ का और रबी का साइकिल अगर आपको अच्छा मिलता है, तो ओवरऑल 1-1.5 साल के लिए आप महंगाई को कंट्रोल में कर सकते हैं, चाहे तिलहन हो, चाहे दलहन हो, चाहे गेहूं और आपका राइस या धान हो। जी, क्योंकि हमने एक चीज देखी, जो मैं एक और ऑब्जर्वेशन बताना चाहूंगा। प्लीज सर। हमने जो एक चीज देखी है वो ये कि पिछले कुछ सालों में लगातार गेहूं की महंगाई या आटे की महंगाई ने लगातार बड़ा पिंच किया है आम आदमी के बजट को। 40 से 45 रुपए से नीचे कभी नहीं रहा प्रति किलो। वो उसमें एक फैक्टर ये भी बताया जाता है कि सरकार चूंकि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न दे रही है, गेहूं और चावल की सप्लाई कर रही है, तो उसकी वजह से कीमतों में इजाफा होता हुआ नजर आया है। लेकिन वो वाकई एक बड़ा पिंच जो है लोगों की जेब पर दिखाई दिया। अब जो अभी के सीजन में जो गेहूं की कटाई हुई है वो फसल अच्छी है, और आने वाले साल में जब दिसंबर जनवरी में गेहूं की फसल होगी और उसके बाद कटाई होगी, अगर ये 2-3 आपका क्रॉप साइकिल में अच्छा प्रोडक्शन आता है तो उसका फ़ायदा पूरे देश को मिलेगा, इकोनॉमी को मिलेगा। सरकार की तरफ से अपने कदम है, जो 12 लाख तक की छूट है या आरबीआई के जो रेट कट की वो है, वो अगर एड ऑन करेंगे तो हम वाकई देश में जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। प्रवीण सर, इसी के साथ 2 मेरे सवाल हैं। एक तो पहला सवाल है कि 30 मई को एक बड़ा इवेंट है, Q4 के जीडीपी के आंकड़े आएंगे, आगे के प्रोजेक्शन के बारे में पता चल पाएगा। इसी के साथ अगली एमपीसी की भी बैठक भी होने वाली है, उसमें भी कहा जा रहा है कि रेट कट हो सकते हैं, और कहा जा रहा है, जैसे बहुत सारे एसबीआई रिसर्च की भी रिपोर्ट्स है, तमाम तरह की रिपोर्ट्स है, और वो भी कहते हुए दिख रही है कि इस साल और जो है रेट कट्स होते हुए दिखेंगे, 150 या 125 बीपीएस की जो है कटौती हो सकती है। तो दोनों इवेंट के बारे में बताइए सर, क्या इस खबर का उसके साथ कोरिलेशन है या नहीं? लिंक तो देखिए सारी चीज़ों का है। इकोनॉमी के अगर आप लिहाज से देखेंगे तो अच्छी फसल का होना भी लिंक करता है, सरकार का टैक्स छूट देना भी लिंक करता है, अगर आप उसको उसके तार जोड़ेंगे आम आदमी की जेब से। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर इन होती हैं आम आदमी के बजट से, उसके खर्चों से। अब इसी मंथ एंड में आपका 30 तारीख को आने वाली है, शुक्रवार को, जीडीपी के आंकड़े। माना ये जा रहा है, जो अलग अलग पोल किए गए हैं कि किस स्तर पे रह सकती है जीडीपी इस बार ग्रोथ, बताया ये जा रहा है कि पूरे साल के जो चारों तिमाही हैं उसमें सबसे ऊंचा लेवल इस बार दिखाई दे सकता है। 6.8 से 6.9 और 7% तक का जीडीपी ग्रोथ का नंबर हम चौथी तिमाही में देख सकते हैं। सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत की बात ये होगी अगर जीडीपी का नंबर 7% के आसपास आता है, क्योंकि वो पूरे साल के फिर आपके जो प्रोजेक्शन है उसको थोड़ा हायर एंड पर लेके जाता है। जबकि आपका ये समझिए कि सितंबर तिमाही में 5.5% के आसपास जब जीडीपी ग्रोथ आ गई थी तो उसने सरकार के, रिजर्व बैंक के कान खड़े कर दिए थे, इंडस्ट्रीज के लिए परेशानी थी। लेकिन अब जो नंबर आ रहे हैं, जो रिवाइवल एक दिखाई दे रहा है कंजम्पशन में पिछले पूरे दिसंबर के बाद से जनवरी, फरवरी और मार्च की तिमाही में, वो अच्छा संकेत है रूरल और अर्बन कंजम्पशन के हिसाब से। और फिर उसके साथ अगर हम जून के फर्स्ट वीक के बाद या मान लीजिए 7-8 तारीख के आसपास जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक आएगी, उसके जब नतीजे आएंगे और उसमें ये माना जा रहा है कि 25 बीपीएस की कटौती इस बार फिर हो सकती है, तो आप साफ संकेत मान लीजिए कि ग्रोथ को रिवाइवल करने का, ग्रोथ का पहिया घुमाने के लिए सरकार और आरबीआई अब पूरी मुस्तैदी से कदम उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शेयर मार्केट। देश में कोरोना का साया एक बार फिर मंडराने लगा है और लगातार इसके मामलों में इजाफा भी हो रहा है। इसका डर शेयर बाजार पर भी दिखने लगा है। बीते कारोबारी दिन यानी सोमवार को जहां सेंसेक्स निफ्टी दिन भर जोरदार तेजी के साथ भागते हुए नजर आए, तो वहीं आज शेयर मार्केट में कारोबार की जो शुरुआत है वो गिरावट के साथ हुई। सेंसेक्स जो है खुलते ही 800 अंक से ज्यादा फिसलकर 81,500 के नीचे कारोबार करता हुआ नजर आया। तो वहीं निफ्टी भी अपने प्रीवियस क्लोज की जो तुलना है, यानी प्रीवियस जो बंद हुआ था उसकी तुलना में 200 अंक से ज्यादा टूटकर रेड जोन में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया।
सर, बाजार में उठापटक के क्या कारण आपको समझ में आ रहे हैं? नहीं देखिए, पिछले कुछ दिनों में मार्केट में तेजी भी अच्छी खासी आई थी जी। अब आप समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर का जो सीज फायर हुआ था उसके बाद से अब तक जो है मार्केट 4% से ज़्यादा चढ़ गया था। तो एक बड़ा फैक्टर जो बताया जा रहा है वो ये है कि प्रॉफिट बुकिंग, लोगों को लगता है कि मार्केट अब फिर से ऊपर पहुंचे और प्रॉफिट बुकिंग जी लोगों ने करने की वो की। जी। अप्रैल में ही जो लो था सेंसेक्स का, उससे अब तक 10,000 पॉइंट सेंसेक्स चढ़ चुका है। जी जी। तो वो तेजी है। फिर उसकी वजह से भी एक लग रहा है कि मार्केट क्या फिर से थोड़ा ओवर वैल्यूड या हीटअप होते हुए नजर आए, तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की कुछ कंसर्न दिखाई दिया होगा। कोविड का एक मसला, बड़ा मसला है, जिसमें एक हफ्ते में 700 750 केसेस नज़र आए हैं, केरल में नज़र आए हैं, दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं। कोविड को लेके एक बार फिर से एडवाइजरी जारी हो रही है, फिर से थोड़ा सा चिंता पैदा हो रही। क्या मार्केट्स पर कोविड का भी एक फिक्र, एक चिंता दिखाई दे रही है? अचानक से मामले बढ़ते हुए नज़र आए हैं जी। कहा यह भी जा रहा है कि आप केसेस के नंबर ना देखें बल्कि हॉस्पिटलाइजेशन को देखें। डॉक्टर ये भी सलाह दे रहे हैं, बता रहे हैं कि बहुत माइल्ड लेवल का वो है इन्फेक्शन, न्यू वेरिएंट जो है, न्यू वेरिएंट है। तो ये एक मसला है। तीसरी एक बड़ी चीज़ है कि कंपनियों के जो तिमाही नतीजे आए हैं उसमें ये माना जा रहा है कि मार्केट की उम्मीद से कमतर नतीजे जो है वो हैं। मतलब निफ्टी 50 की जो कंपनियां हैं उनके जो ग्रोथ है अर्निंग्स वो लगभग 6% के आसपास रही, जो कि जो उम्मीद थी मार्केट की उससे थोड़ा कमतर माना जा रहा है। जी जी। और चौथा और लास्ट जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो जान पड़ रहा है वो ये है कि जो आरबीआई ने अभी हाल में ही पिछले हफ्ते आपका जो डिविडेंड का सरकार को ऐलान किया है 2,69,000 करोड़ रुपए का, उस डिविडेंड को मार्केट अपनी एक्सपेक्टेशन से कमतर आंक रहा है। उसको लग रहा है कि ये पर्याप्त नहीं है। तो वो एक और फैक्टर है कि आरबीआई का जो डिविडेंड मिला है सरकार को, उसको भी मार्केट एक तरह से कहें कि उसके लिए उसमें नाखुशी है। तो एक ये फैक्टर भी हो सर सकता है। इसमें एक और फैक्टर जोड़ सकते हैं सर, जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेकर अमेरिका का जो रुख है, डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है यूके को लेकर, पहले कह रहे हैं 50% टैरिफ लगाएंगे, फिर कह रहे थे यू को लेकर सर, तो उसको लेकर क्या अनिश्चितता का जो दौर है वो क्या बढ़ता हुआ फिर दिख रहा है सर? नहीं, ट्रंप के साथ देखिए हम लोग बार बार जो बात करते हैं कि ट्रंप के साथ समस्या इस बात की है कि वो आज जिस चीज़ का हवाला देते हैं, जिस चीज़ का ऐलान करते हैं, अगले दिन या एक दिन छोड़कर उसी चीज़ पर बैक ट्रैक कर जाते हैं, वापस अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। लेकिन इस कदम के बाद से गोल्ड भी जो है अपने पीक से यानी 1 लाख के पार जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन वहां से 10% टूटकर 91,000 के आसपास आया था। लेकिन फिर अब गोल्ड में भी हलचल देखने को मिली, अब 94-95,000 के आसपास फिर आ रहा है गोल्ड। नहीं, तो वो अनिश्चितता असल में जारी है। अब ईयू पर, यूरोपियन यूनियन पे 50% का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, फिर उस पर पॉज कर दिया कि चलो अभी रुक जाते हैं, बाद में देखेंगे, बाद में लगा देंगे, 1 महीने के लिए रुक जाते हैं उस पर 50% के टैरिफ पे। चीन पे कभी लगाते हैं 30% के टैरिफ पे आ जाते हैं, 90 दिन का पॉज लगा देते हैं। कभी भारत के लिए बोलते हैं कि एप्पल के सीईओ को मैंने बोल दिया है कि आप अमेरिका में प्रोडक्शन कीजिए आईफोन का, नहीं तो 25% का टैरिफ आप पे लगा दिया जाएगा। अमेरिका में नौकरियां पैदा होनी चाहिए, भारत में नौकरियां नहीं पैदा होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि एप्पल भारत में प्रोडक्ट्स बनाए। जबकि ट्रंप को भारत का मतलब फ्रेंडली माना जाता है, दोस्त माना जाता है। तो ट्रंप किस तरह से डिसीजन लेंगे, इसको लेके बड़ी ऊहापोह की स्थिति है, न केवल दुनिया के बाकी देशों में, खुद अमेरिका में भी, कि कब क्या किस तरह की पॉलिसी वो बनाना चाहते हैं, उसके क्या फ़ायदे नुकसान होंगे, इस सब को लेके वो है। इसके साथ ही रूस और यूक्रेन की जंग भी असल में एक बड़ा मसला है, जहां पे कि पहले सुबगाहट थी कि अब युद्ध खत्म हो सकता है सर। बिल्कुल। अब कल उन्होंने, ट्रंप ने बोल दिया कि पुतिन हैज गॉन क्रेजी। तो वो, और उसमें हुआ ये कि पुतिन ने अभी कीव पे बहुत बड़ा एक मिसाइल का स्ट्राइक किया परसों, नाटो को भी लेकर। वो अब तक का जो लड़ाई हुई थी उसमें सबसे बड़ा स्ट्राइक कीव पर था। तो वहाँ पे जो जंग रुकने के एक जो आसार नज़र आ रहे थे, उसमें फिर एक बड़ी अनिश्चितता पैदा हो गई है कि क्या रूस और यूक्रेन की जंग रुक पाएगी या नहीं,
कैसे रुकेगी। ट्रंप राजी, पुतिन राजी हो नहीं रहे। ट्रंप के को लेके एक बार लग रहा था कि वो दोनों देशों को बिठाकर इस मसले पर राजी कर लेंगे, लेकिन वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो एक बड़ी अनसर्टेनिटी वहां पर भी जियोपॉलिटिकल टेंशन के हवाले से अगर हम बात करें तो वो नजर आती है। अब सर इसका असर ये देखिए ना, एफआईआईज़ की जो खरीदारी का जो आंकड़ा है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रहा है। पहले हम लोग लगातार जो कवर करते आ रहे थे मार्केट को, तो देखते थे कि 2000-3000 करोड़ के आसपास की खरीदारी थी। अब कल का ही डेटा देख लीजिए, मात्र जो है 135 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई, तो उसमें भी सडन जो है उसमें एक और फैक्टर भी है, जो यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है उसमें ये पूरा जो ग्लोबल अनसर्टनिटीज क्रिएट अब फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही, उसमें वहाँ पे बॉन्ड यील्ड में भी इजाफा हुआ है अमेरिका में। और बॉन्ड यील्ड में इजाफा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अब इन्वेस्टर एक बार फिर से यूएस बॉन्ड्स को लेके फिर से बुलिश हो रहे हैं, उसको खरीदना चाहते हैं। वहाँ अगर पैसा जाने लगेगा तो फिर बात वही है कि या भारत के बाजार में लगेगा या अमेरिका के बाजार में लगेगा। तो वो अमेरिकन बॉन्ड्स उनको एक बार फिर से ठीक दिखाई दे रहे हैं कि ये तो ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। तो इस वक्त बाजार के लिए असल में कोई एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट है नहीं कि जो जिसके बूते बाजार चले या जिसके बूते बाजार गिरे रुके। मल्टीपल फैक्टर ऐसे हैं जिसमें डोमेस्टिक फैक्टर भी हैं, जिसमें इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं जो मार्केट्स को ड्राइव कर रहे हैं जी। तो अभी कुछ एक पक्का, कम से कम जो हम लोगों की समझ में आ रही है बात, उस हिसाब से ये कहा नहीं जा सकता कि मार्केट्स एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जाते हुए नजर आएंगे। आरबीआई हो सकता है रेट कट कर दे अगला, जैसी जिसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है कि 30 मई को बहुत अच्छे Q4 के नतीजे भी आए जीडीपी के। लेकिन क्या केवल और केवल डोमेस्टिक फैक्टर पे विदेशी इन्वेस्टर पैसे लगाएंगे? नहीं। तो ये चीज़ कितना बड़ा ट्रिगर साबित होगी मार्केट्स को चलाने के लिए, ये देखने वाली बात होगी। जी जी जी। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला और तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मन में।